गाइस गुड इवनिंग। तो गाइस ये विजन की 2 फरवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। अभी आपको पता ही है कि 1 फरवरी को बजट आता है, तो वही उसी की बात कर रहे हैं। द रिपोर्ट ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, 15 फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसे पार्लियामेंट में रखा गया है। ये जो हमारी न्यूज है इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगी अंडर GS3। ठीक है, आप सबको पता है, मैंने इवन कल भी डिस्कस किया था जब हम इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड बात पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको साथ में बताया था कि जो फाइनेंस कमीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280, जो प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर्म की जाती है ताकि सेंट्रल स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस के लिए वो सजेशंस पेश कर सके। ठीक है, मतलब कि सेंटर कितना ग्रांट देगा, किस स्टेट को कितना देगा, लोकल बॉडीज को कितना देगा, ये सब जो सजेशंस है वो कौन देता है? फाइनेंस कमीशन देता है। ठीक है, इसके बाद जो 15 फाइनेंस कमीशन है ये 2 रिपोर्ट्स को सबमिट करता है। जो फर्स्ट रिपोर्ट थी वो 2021 में की है और फाइनल रिपोर्ट जो 2021-2022 से 2025-2026 के लिए की है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई। जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसको 2 रिपोर्ट सबमिट करना मैंडेटरी है। इसमें जो पहली रिपोर्ट है वो उसने 2020 से 2021 के लिए सबमिट करी है। इसके अलावा जो फाइनल रिपोर्ट है इन 5 साल की सबमिट करी है। ठीक है, जो टर्म ऑफ रेफरेंस है 15 फाइनेंस कमीशन का, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? सबसे पहले क्या है, स्टेट्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं डिफरेंट एरियाज में, जैसे पावर सेक्टर में किस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को किस स्टेट्स ने कितना अडॉप्ट किया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किस स्टेट्स ने क्या इंसेंटिव स्टार्ट किया है, और कुछ और रिकमेंड किया है कि किस तरह से वो फंडिंग मैकेनिज्म को रेगुलेट कर सकते हैं डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो गाइस आई होप आप सबको थोड़ा समझ में आया होगा। देखो फाइनेंस कमीशन के बारे में सिंपल बात को पता, आर्टिकल 280 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखो ये पहली बात परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट है। ठीक है, जब लगता है प्रेसिडेंट को की जरूरत है तब उसको फॉर्म कर लेते हैं, अदरवाइज ये क्या है, परमानेंट बॉडी नहीं है। अब रिकमेंडेशन क्या है? सबसे पहले क्या, वर्टिकल डिवोल्यूशन की बात करते हैं। देखो डिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है कि पावर का जो मतलब कि हर एक सेक्टर के पास कोई भी चीज है उसको वहां तक पहुंचे। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि ग्रास रूट तक पहुंचे हर चीज। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि जो 41% जो यूनियन टैक्स है उसको स्टेट के साथ शेयर करना चाहिए अगेंस्ट द प्रेजेंट 42%। अभी तक क्या, जो भी सेंटर के पास जो टैक्स इकट्ठा होता है वो 42% अपना टैक्स स्टेट के साथ शेयर करती है, लेकिन अभी बोला है कि नहीं 42% नहीं 41% शेयर करना होगा। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो नियर अबाउट 1% होंगे ऑफ यूनियन टैक्सेस वो हमें रिटेन करने लगता है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, जो न्यूली फॉर्म यूनियन टेरिटरीज हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख उनको फाइनेंस कर सकते हैं। देखो बात सिंपल बात ये है, हमने क्या कहा पहले 42% जो सेंटर है वो क्या शेयर करती थी, स्टेट के साथ शेयर करती थी, लेकिन अब बोला कि 41% शेयर करना है, लेकिन तो इसका जो +1% है वो हम कहाँ किनको देंगे भाई? जो न्यू यूनियन टेरिटरीज बनी है जम्मू कश्मीर लद्दाख, इनके साथ हम स्टेट को शेयर करेंगे। मेरी बात समझ में आएगी? अभी भी 42% ही शेयर हो रहा है, लेकिन आप मेरी बात समझिए, क्योंकि पहले जो स्टेट्स थी वो ज्यादा थी, अब यूनियन टेरिटरीज भी बढ़ गई हैं, तो 41% स्टेट्स को जाएगा, और जो पहला वाला 1% था वो हम किसको देंगे? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है उनमें शेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का मतलब क्या है? मतलब कि हम क्या करेंगे, टैक्सेस को हॉरिजॉन्टल शेयर करेंगे, मतलब कि हर एक स्टेट का जो शेयर है वो हम क्या करेंगे, फ्रॉम द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस उसको डिवोल्व करेंगे। मतलब कि आप देखो सिंपल बात यही है, इसमें क्या है, जिस स्टेट की जो नीड है शेयर चाहिए उसकी परफॉर्मेंस के अलावा हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, इनकम डिस्टेंस 45%। मतलब कि देखो गाइस क्या है, अब जैसे सेंटर क्या कर रही है स्टेट्स के साथ, एक सेकेंड, यस अब जैसे सेंटर क्या स्टेट के साथ शेयर कर रही है, लेकिन इसमें बोला कि हम किस तरह से शेयर करेंगे। मतलब कि उसमें हम देखेंगे किस स्टेट को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कुछ स्टेट्स हमारी बैकवर्ड है, कुछ स्टेट्स क्या फॉरवर्ड है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, कुछ परसेंटेज है, जैसे अगर कुछ स्टेट्स में जो इनकम गैप है 45%, उस हिसाब से हम शेयर करेंगे। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 12.5% वेटेज रखेंगे टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने में। ठीक है, ये सब वेटेज है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 50% वेटेज। अब देखो यार यूपी है, यूपी की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। ठीक है, अगर आप छोटी जैसे हरियाणा देख लो उसकी पॉपुलेशन कम है, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो टैक्सेस का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो 15% करेंगे, मतलब उसका 15% वेटेज रहेगा। ठीक है,
एरिया के अकॉर्डिंग ऑफकोर्स आपको पता है राजस्थान कितना बड़ा एरिया है, ठीक है, मध्य प्रदेश, यूपी, ये सब एरिया वाइज बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ग्रांट्स होंगे उनका 50% वेटेज होगा, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के अकॉर्डिंग 10% वेटेज होगा, और टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स के अकॉर्डिंग 2.5%। इस तरह से वेटेज होगा, किस तरह से हम पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट है लोकल बॉडीज ग्रांट्स, ठीक है, एक सेकेंड। लोकल बॉडीज ग्रांट मतलब कि म्यूनिसिपैलिटीज होगी या फिर जो आपके पंचायत हैं उनको किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज में वो डिफरेंट होगा हर एक साल के लिए, ठीक है। ये ग्रेजुअली मूव है। 2021 में 67:33 होता था, मतलब कि रूरल को हम 67% देते थे और जो अर्बन है उनको 33% शेयर होता था। लेकिन अभी क्या है 2025-26 तक ये कितना हो जाएगा, रूरल को 65% हो जाएगा और अर्बन को 35% हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं हम, लोकल बॉडीज किस तरह से ग्रांट्स को रिसीव कर सके, तो इसके लिए कुछ एंट्री लेवल कंडीशंस लगाई है। कैसे हम क्या करेंगे, एक आप ये भी आपको पता है स्टेट फाइनेंस कमीशन सेटअप होना चाहिए हर एक स्टेट में, जो उसी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग रूरल लोकल बॉडीज को क्या करेंगे, ग्रांट्स जो अर्बन, मतलब कि आप मेरी बात समझ लो, जैसे सेंटर क्या करते हैं स्टेट्स को कितना ग्रांट देना है वो फाइनेंस कमीशन बताता है, उसी तरह स्टेट को अपने लोकल बॉडीज को कितना ग्रांट देना है उसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन को सेटअप किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोविजनल और जो ऑडिट होगी अकाउंट्स की वो ऑनलाइन होगी पब्लिक डोमेन में। इसके अलावा क्या होगा, कुछ मिनिमम फ्लोर का फिक्स किया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स के लिए बाय रेलेवेंट स्टेट, ठीक है, मतलब जो भी स्टेट्स का जो भी प्रॉपर्टी टैक्स रेट है उसको कुछ फिक्स किया जाएगा। इसके अलावा क्या करेंगे, कुछ सिटीज ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मतलब कि 10 लाख से ज्यादा है, उनके लिए जो 100% ग्रांट्स हैं वो परफॉर्मेंस लिंक किए जाएंगे थ्रू द मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज, ठीक है। इसके अलावा जो 60% जो ग्रांट्स हम रूरल लोकल बॉडीज या अर्बन लोकल बॉडीज को देते हैं नॉन मिलियन प्लस सिटीज, मतलब कि जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाएंगे, जैसे सैनिटेशन मेंटेनेंस और जो भी ओडीएफ का स्टेटस है रूरल लोकल बॉडीज का, ये आप सबको पता है, काफी बार डिस्कस किया है। ओपन टैक्सेशन फ्री जिस रूरल किसी भी एरिया का जो स्टेटस होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, क्या उन्होंने स्टार रेटिंग जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने डेवलप किया वो अटेन की है या नहीं किया। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग, दोनों रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज, उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, फंड्स को एलोकेट किया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, सिंपल बात है। इसमें क्या किया है, जो सिटीज की 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसकी सिटीज की 10 लाख से कम है, उनके लिए 2 कैटेगरी से फंड को एलोकेट किया जाएगा इन बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप। देखो ये क्या रोड मैप है, आपको पता है फिस्कल मतलब ट्रेजरी, ठीक है। ये बताएगा किस तरह से जो यूनियन और स्टेट्स का जो फिस्कल डेफिसिट है या फिर वो उनका जो डेप्ट है उसको हम किस तरह से एड्रेस कर सके। अब आपको ये पता है जो FRBM एक्ट आया था उसने क्या किया है, मेजर रिकंस्ट्रक्चर किया और रिकमेंड किया है कि हमें क्या करना है, अपनी डेप्थ सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना है और उसको डिफाइन भी किया और जिसको एग्जामिन किया किसके द्वारा, हाई पावर्ड इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप में, ठीक है। तो ये हाई पावर्ड ग्रुप है वो क्या कर सकता है, ये जो न्यू अभी जो FRBM फ्रेमवर्क उसकी इंप्लीमेंटेशन को ओवरसी भी कर सकता है। मेरी बात समझ में आई आपको, जो FRBM एक्ट ने जो सजेशन दिया है लेकिन उसको जो ओवररूल कौन कर सकता है, ये कर सकता है, दैट इज द हाई पावर्ड ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट सेल होंगे, हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किए जाएंगे, जो भी प्रोग्राम बोरिंग प्रोग्राम है उसको रेगुलेट करने के लिए। इसके अलावा जो एडिशनल बोरिंग रूम मतलब कि जो स्टेट्स को एडिशनल जो बोरिंग चाहिए वो परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा, इट इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स के जो परफॉर्मेंस होगी उसके बेसिस पे एडिशनल बोरिंग उन स्टेट्स को दी जाएगी। इसके अलावा क्या किया जाएगा, A threshold amount of annual proportion should be fixed below which the funding for a central sponsored scheme may be stopped। इसके अलावा आपको पता है कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं जिसके अंदर जो स्टेट्स हैं वो अपना नियर अबाउट 40% क्या करती हैं, एलोकेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बोला जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर जो स्टेट्स अपनी तरफ से जो पैसा एलोकेट करती हैं उसकी फंडिंग वो शायद स्टॉप कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ सेक्टर। स्टेट्स के द्वारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग किया जाता है उसको 2022 के बजट में 8% ज्यादा इंक्रीज किया गया है। हेल्थ जो ग्रांट्स हैं जो नियर अबाउट 70 करोड़ है वो अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए एलोकेट हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा बिल्डिंग लेस सब सेंटर के लिए प्राइमरी हेल्थ, मतलब कि आप देख लो इतने करोड़ रुपीज हैं हेल्थ में, किस किस में कवर हुए हैं, अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, बिल्डिंग लेस सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ब्लॉक लेवल पे जो पब्लिक हेल्थ यूनिट्स है या फिर डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एक्सरे हो गया या ये अल्ट्रासाउंड, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करने के लिए फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर एक्टिविटी। इसके अलावा जो टोटल ग्रांट इन एड सपोर्ट है हेल्थ सेक्टर को इस पीरियड में वो नियर अबाउट 10.3% ऑफ द टोटल ग्रांट इन एड जो रिकमेंड किया है अभी 15 फाइनेंस कमीशन में। ये जो ग्रांट है हेल्थ सेक्टर के लिए वो अनकंडीशनल है।
ठीक है, मतलब इसको बढ़ा चढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट है डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। अभी क्या है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, आपको पता है इंडिया के 3 अकाउंट्स हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और एक कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी क्या है, अभी कुछ नॉन लैप्सेबल फंड होते हैं। देखो बजट के अंदर क्या होता है, हम 1 साल के लिए जो भी पैसा एलोकेट करते हैं, जैसे ही मार्च 30-20 मतलब मार्च आ जाती है 31 मार्च, तो जो फंड होता है वो लैप्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी में जो फंड होता है वो नॉन लैप्स होता है, मतलब वो फंड लैप्सेबल नहीं होता। इसके अलावा हम कुछ फंड, ताकि हम डिफेंस सेक्टर और इंटरनल सिक्योरिटी के जो सेक्टर को मॉडर्न बना सके, उसके लिए फंड एलोकेट होगा, ताकि जो हमारी गैप को हम ब्रिज कर सके बिटवीन द प्रोजेक्टेड बजटरी रिक्वायरमेंट एंड बजट एलोकेशन फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। मतलब कि हमने क्या किया, हम चाह रहे हैं मॉडर्न बनाना, जिसके लिए हमें 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट हुए हैं, लेकिन हमारे पास जो बजट जो हमारी, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है, 30,000 करोड़ है। तो इसको गैप को फिल करने के लिए क्या किया, हमने एक नॉन लैप्सेबल फंड इसको डेडिकेट किया। ठीक है, नेक्स्ट है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। जैसे अभी कोरोना है, इस रिस्क को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ मिटिगेशन फंड्स को सेटअप किया जाएगा, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, इन द लाइन विद द किस प्रोविजंस पे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजन पे। ठीक है, जो मिटिगेशन फंड होएगा वो लोकल लेवल और जो कम्युनिटी बेस्ड भी क्या कर सकते हैं, जो ग्रुप्स हैं उसको यूज कर सकते हैं, ताकि हम जो ऐसे डिजास्टर की वजह से जो रिस्क होते हैं उनको रिड्यूस कर सके और एनवायरमेंट फ्रेंडली सेटलमेंट्स और लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सके। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट यूज करते हैं, गवर्नमेंट अनाउंसेस लॉन्च ऑफ मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स मित्रा स्कीम। देखो मित्रा स्कीम की बात हो रही है, टेक्सटाइल की बात हो रही है, तो ये जो हमारा अगेन ये जो कवर होगा इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगा अंडर जीएसटी। देखो गाइस, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम, ठीक है, मित्रा स्कीम है, डायरेक्ट पूछ सकता है मित्रा स्कीम किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए टेक्सटाइल से रिलेटेड है। ठीक है, इस स्कीम के अंदर हम क्या करेंगे, 7 टेक्सटाइल पार्क्स को सेटअप करेंगे, जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी। देखो इस प्लग एंड प्ले फैसिलिटी क्या होता है, लेकिन एक तरह का ये मॉडल होता है, लाइक आपने प्रोजेक्ट को आप क्या करोगे, जैसे गवर्नमेंट क्या प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगी और जो भी इस प्रोजेक्ट को जीत जाएगा तो वो इसको डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको सेटअप किया जाएगा अगले आने वाले 3 साल में। ठीक है, इन टारगेट का एम क्या होगा कि वाटर और पावर सप्लाई इनको अनइंटरप्टेड हम प्रोवाइड करेंगे, सप्लाई, कम्युनिटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये जो 7 टेक्सटाइल पार्क्स होंगे इनको हम ये सब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस स्कीम से क्या होगा, हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनेगी, लार्ज इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बूस्ट होंगी और एक्सपोर्ट्स भी हमारे बूस्ट होंगे। इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अगर हम देखा जाए 2020 में कहीं ना कहीं 13% जो इंडस्ट्री प्रोडक्शन है वो इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हुआ है, जो नियर अबाउट जीडीपी में 2.3% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और टेक्सटाइल सेक्टर की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो 45 मिलियन पीपल से ज्यादा को मिलता है। सेक्टर की वजह से, इस सेक्टर की वजह से, टेक्सटाइल सेक्टर की वजह से 12% इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं वो डायरेक्टली किससे होता है, टेक्सटाइल सेक्टर की वजह से होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस हैं जो फेस कर रहा है, सबसे पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मतलब कि यहाँ पे जो वीविंग हो रही है वो अभी अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, रिसर्च और इनोवेशन पे कोई फोकस नहीं दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, ऑटोमेशन लेवल का जीरो है, मतलब कि ऑटोमेटिक जो मशीन्स है आजकल वो उतनी नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश बहुत अच्छा टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रहा है और हमें जो कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है बांग्लादेश और वियतनाम जैसी कंट्रीज से। इसके अलावा क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, सबसे पहले ऑटोमेटिक रूट में क्या है 100% एफडीआई को अलाउ किया हुआ है। लेकिन ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, एक तो होता है गवर्नमेंट रूट, एक होता है ऑटोमेटिक रूट। सिंपल बात है, ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है उसे गवर्नमेंट के साथ क्या मतलब कि वो नहीं कराना होता, लाइक रजिस्टर्ड रेट नहीं कराना होता। ठीक है, इसके अलावा कुछ पीएल स्कीम हम कितनी बार पढ़े हैं। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ताकि हम क्या कर सके, जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं उनको हम इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक हम क्या कर रहे हैं, लाइक इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पैसा लोन पे ले रहे हो तो आप उनको कम इंटरेस्ट रेट में आप वो पैसा लोन पे दे रहे हो। ठीक है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को भी लॉन्च किया गया ताकि हम इंडिया को ग्लोबल लीडर बना सके टेक्निकल टेक्सटाइल्स। देखो टेक्निकल टेक्सटाइल्स में क्या होता है, जैसे पैराशूट का कपड़ा हो गया, ठीक है, इस तरह के जो कपड़ा बनाने के लिए हम यूज करते हैं उसे हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम को भी अमेंड किया है। इसके अलावा स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स भी है, जो हमें ये बताता है किस तरह से हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, गवर्नमेंट टू सेट अप डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। देखो गाइस, आप सबको पता है हम क्या चाह रहे हैं, अगर हमें इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है,
तो इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए फंडिंग चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का करेगी, सेटअप करेगी। अगेन गाइस इकोनॉमी में कवर होगा, ठीक है। बजट 2021 में अनाउंस किया गया है कि हम 20,000 करोड़ रुपीस सेटअप करेंगे। 20,000 करोड़ रुपए किसके लिए लिए गए हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस किया जाए, ताकि हम क्या कर सके, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, देखो आप सबको पता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का एम यही है, ताकि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर सके और अल्टीमेटली $5 ट्रिलियन को इकोनॉमी बन सके, ठीक है। सारी सिंपल बात ये, तो इसमें ताकि हम फंड्स को और दे सके, इसलिए 20,000 करोड़ का डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, ठीक है। जो ये इंस्टीट्यूशन होंगे ये क्या करेंगे, मतलब सिंपल बात ये कि आपको लैंडिंग देंगे, आपको पैसा उधार पे देंगे। इन 3 साल में नियर अबाउट 5 लाख करोड़ पे ये पैसा उधार में देंगे, ठीक है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का एम क्या था कि हमारे प्रोजेक्ट प्रिपरेशन को इंप्रूव कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके, और जो हमारा टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए 2025 तक उसे हम पूरा कर सके, ठीक है। जो अब ये क्या है, आपको ये समझने वाली बहुत जरूरी बात है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किए जाते हैं, असिस्ट किया जाता है, ताकि हम क्या कर सके, फाइनेंस डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कर सके टू एनी सेक्टर और सब सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसमें जो सम ऑफ द जो हमारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो कौन कौन से हैं, नाबार्ड हो गए, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, सिडबी हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, ये हमारे कुछ DFI है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। DFI क्या करते हैं, ऑफकोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज ये करते हैं कुछ रिस्क लेते हैं, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट तो रिस्क लेगी, जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स हैं जो नहीं ले पाते, ठीक है। इसके अलावा कुछ बोरिंग की कॉस्ट को भी रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे। इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स को फ्लोट करते हैं, जो इन्वेस्टर को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया है, 3 एरियाज हैं जहां पे वो फंडिंग इंक्रीज करेगी फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। कौन कौन सी है, एक तो हम इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे, जैसे ऐसी बैंक जैसे नाबार्ड हो गया, NHP हो गया, इसी तरह हम क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को हम क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, मोनेटाइजिंग एसेट्स पे फोकस करेंगे, जैसे नेशनल एसेट मोनेटाइजिंग पाइपलाइन है उसको प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की शेयर को इंक्रीज करेंगे सेंट्रल और स्टेट में। देखो गाइस आपको पता है 2 तरह का एक्सपेंडिचर होता है, 2 तरह का रेवेन्यू होता है, एक तो कैपिटल होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, एक होता है मतलब जो होता रहता है रेवेन्यू क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गई, एक सेकेंड। हाँ, 2 तरह का एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो तरह के गवर्नमेंट के वो खर्चे होते हैं जो मतलब होते रहते हैं, लाइक हर महीने होते रहते हैं, जैसे सैलरीज हो गई, सैलरीज दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, ये सब जो उनके डेली के खर्चे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो एक बार का खर्चा होता है, जिसमें वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं और जिसमें पर हमारा कुछ प्रोडक्ट बनता है, लाइक रोड्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो प्रोजेक्ट खर्चे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक खर्च करती है उसके शेयर को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूनियन बजट 2021-22 इंडिया टू लॉन्च नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। देखो 2021-22 में यूनियन का जो बजट है उसमें है कि इंडिया लॉन्च करेगी नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को। हमने पहले भी हाइड्रोजन के बारे में काफी पढ़ा है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, काफी पढ़ा है, ठीक है। ये जो हमारी न्यूज है एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी क्योंकि क्लीन एनर्जी है, ठीक है। बेनिफिट के अगर आप हाइड्रोजन यूज करते हो, एक इम्पोर्ट्स पे, क्योंकि आप देखो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके इम्पोर्ट्स पे आप डिपेंडेंट हो, एनर्जी सिक्योरिटी आएगी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस है सिर्फ, इसके अलावा ऑफकोर्स एमिशंस नहीं होंगे तो डीकार्बोनाइजेशन होगा और हमारे जो क्लाइमेट चेंज के इशूज हैं वो एड्रेस होंगे, ठीक है। ये कुछ हाइड्रोजन गैस के बेनिफिट्स हैं, ठीक है। जो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है इसको इसलिए लॉन्च किया जाएगा ताकि हम क्या कर सके, हाइड्रोजन की जनरेशन को और ज्यादा बढ़ा सके फ्रॉम ग्रीन पावर सोर्सेज से, ठीक है। जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो किससे प्रोड्यूस होती है, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रोड्यूस होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम क्या करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। जो अर्थ की जो मोस्टली हाइड्रोजन होती है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होते हैं वाटर में, एंड टू कार्बन इन लीव और डेड और फॉसिल, ठीक है। सिंपल बात ये कि हमने क्या करना है, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है, लेकिन जो हमारी अर्थ पे जो हाइड्रोजन होती है वो आपको मतलब कि वो या तो क्या जैसे वाटर की फॉर्म में होती है, वाटर में क्या होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, बॉन्डेड होता है किससे, ठीक है, वो बॉन्डेड होता है किससे, ओ से। यार मैंने गलत बना दिया, ठीक है, हाँ ठीक है।
तो ऐसे होता है H2O, ठीक है। तो लेकिन जो हमारे अर्थ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो बॉन्डेड होते हैं, ये तो ऑक्सीजन से हो गया या कार्बन से हो गया, ठीक है। अब वो डेड मैटर्स में हो गया या बायोमास में, तो उसको हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये अब हम कैसे कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वाटर को स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और वाटर को द्वारा भी बना सकते हैं जब हाइड्रोजन को यूज करते हैं। करंटली जो ग्लोबली जो हाइड्रोजन है वो 48% प्रोडक्शन है नेचुरल गैस के थ्रू, 30% हम हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं ऑयल के थ्रू, 18% हम यूज कर मतलब कि प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन को कोयले के थ्रू, और वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ओनली 4% है। तो हमारा क्या एम है, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम हाइड्रोजन गैस को बना सके। एडवांटेजेस क्या है हाइड्रोजन के, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसकी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है, इससे कंबशन कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी है और इसकी पॉल्यूशन नहीं फैलाता। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो हाइड्रोजन गैस को, फ्यूल सेल व्हीकल में, हाइब्रिड व्हीकल्स में, पावर जनरेशन में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में और कुछ रिफाइनरीज में। चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं, हाइड्रोजन की प्रोडक्शन बनाना बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी, इसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना अगेन एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा कोड और स्टैंडर्ड्स की कमी है, कोई रेगुलेशन नहीं है। क्या स्टेप्स लिए गए हैं ताकि हम हाइड्रोजन की डेवलपमेंट, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। सबसे पहला है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप जो 2006 में आया था, हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल प्रोग्राम जो कि DST के द्वारा लेके गया हुआ है। इसके अलावा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है, उसने कुछ बायोमास गैसिफिकेशन बेस्ड हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया है, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे जो कि 3 ही है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, ये जो नेवा है जिसको पेपरलेस असेंबली, ई असेंबली भी बोलते हैं, इसका एम क्या है ताकि हम क्या कर सके, जो भी हमारे काम है उसको इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सके, इलेक्ट्रॉनिकली कर सके, ठीक है। ई विधान को, इसका नाम पहले ई विधान था, इसी को अब रीनेम किया एज नेवा, दैट इज द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है जो नेवा को हर एक स्टेट्स और यूटीज में क्या करती है, इंप्लीमेंट करे, रोल आउट करे। ई विधान एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर है। इसका एम यही है कि जो भी हमारी कंट्री के जो डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेचर है उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और एक मैसिव डाटा रिपोजिटरी बना सके विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन। मतलब देखो डिफरेंट स्टेट्स है, सबका अपना अपना डाटा है। हमारा एम है कि सभी के सभी स्टेट्स को, यूटीज के जो डाटा है उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए बिना मैटर को कॉम्प्लेक्स बनाए। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, उन्होंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया। नेक्स्ट है स्टारडस्ट 1, ये व्हीकल को लॉन्च किया गया है ताकि हम स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकें। देखो जैसे आपको पता है लॉन्च व्हीकल्स कौन कौन से, PSLV, SSLV, GSLV, उसी तरह के जो स्टारडस्ट 1 है ये लॉन्च व्हीकल है जो स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा, कॉल्ड जिसे क्यूबसेट्स भी बोलते हैं स्पेस में, ठीक है। रिसेंटली ये USA की जो बेस स्टार्टअप है ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस, उसके द्वारा लॉन्च किया गया। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पहला कमर्शियल स्पेस लॉन्च है जो बायोफ्यूल के द्वारा पावर किया। देखो गाइस आपको पता है जैसे आपके पेट्रोल डीजल से आपकी गाड़ियां चलती हैं तो बायोफ्यूल क्या हो गया, जैसे बायो इथेनॉल हो गया, बायो डीजल हो गया, तो बायोफ्यूल के थ्रू इसको क्या किया जाएगा, इस लॉन्च व्हीकल को यूज किया जाएगा जो कि नॉन टॉक्सिक होता है बायोफ्यूल, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए। और जो ट्रेडिशनली जो आप यूज करते हो रॉकेट व्हील्स वो आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। बायोफ्यूल्स मेनली आप किससे यूज करते हो, नाम ही बायो मतलब कि कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आप इसको प्रोड्यूस करते हो बायोमास को, जिसको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, लिक्विड फ्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल भी यूज कर सकते हो। लास्ट यूज आती है पत्ता पॉन्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के लिए। ओरिजिनली ये सबसे पहले 12th सेंचुरी में आई थी, पत्ता चित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग। इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म, कहाँ के, ओडिशा के, ठीक है। तो ये आपको पता नहीं चाहिए कहाँ के, ये ओडिशा की है। पत्ता चित्र में क्या होता है, हम जो पेंटिंग करते हैं वो कपड़े पे करते हैं और इसमें जो रिच कलर्स यूज करते हैं, कुछ मोटिव्स डिजाइन्स भी अच्छे यूज करते हैं, सिंपल थीम्स होते हैं, मोस्टली मिथोलॉजिकल। देखो आपको पता है जगन्नाथ टेम्पल है उड़ीसा में, तो वहां पे जो थीम्स है मतलब कि जो वहां पे भगवान है उन्हीं की आइडल्स को इसमें रखा जाता है। जो इनकी आर्ट की जो फॉर्म है वो वेरी रिलेटेड टू द कल्ट ऑफ श्री जगन्नाथ और जो पूरी जो टेम्पल के ट्रेडिशंस है उसी पे इनकी थीम होती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।